तो बताओ 2 कितनी बार होगा? 8 के अंदर 2 इसलिए अब देखो अब स्टार्ट हो गया होगा, मैंने खोला नहीं था। सही है, वो इधर से बंद था, कैमरा ऑन है। संत कबीर दास की समाधि स्थित है, कह रहे हैं कुशीनगर में है, मगहर में है, देवी पाटन में है, चित्रकूट में है। तो मैंने बताया कि समाधि वो जगह होती है जहां पर अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। तो कबीर का अंतिम संस्कार कहां हुआ था? ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, मतलब मगहर में हुआ था, ठीक है। कबीर दास हिंदी के पेपर में आ जा या जीके में आ जा, ये टॉपिक उनका दोनों जगह लगता है, ठीक है। तो कुछ बातें आपको कबीर के बारे में जाननी है। कबीर दास, कबीर दास, एक तो ये याद रखें कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। कबीर के वास्तविक माता पिता का तो पता नहीं है, क्योंकि वो एक दंपत्ति जुलाहे को मिले थे एक जगह, ठीक है। कोई उन्हें छोड़ गया था, तो इनका पालन पोषण, इनका जो पालन पोषण था कबीर दास का, वो नीरू और नीमा ने किया था। नीरू व नीमा एक दंपत्ति थे और पेशे से वो जुलाहे थे। जुलाहे, वो जुलाहा थे पेशे से, या फिर यूं कहें आप इस बात को कि वो बुनकर थे। कपड़ा बुनने वालों को जुलाहा कहा जाता है, तो बुनकर थे। अच्छा एक बात बताओ, जब बुनकर परिवार के लोगों ने पाला तो कबीर किस पेशे से संबंध रखते थे? कबीर का काम क्या था, बोलो? तो कबीर का काम था बुनकर, बुनाई करना, मतलब वो भी जुलाहा थे, वो भी जुलाहा थे। मतलब वो अपने माँ बाप के साथ में मिलकर कपड़े वगैरह बुनने का काम करते थे। कहते हैं कि कबीर के जो गुरु हुए वो हुए रामानंद। कबीर के जो गुरु हुए उनका नाम क्या था? रामानंद जो थे वो वैष्णव संत थे। वैष्णव संत वो होते हैं जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। तो रामानंद जो थे वो उनके गुरु थे। ये बताया जाता है कि वो रामानंद के पास गए थे और रामानंद से उन्होंने ये कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बुनकर हो और हम तुम्हें शिष्य नहीं बनाएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। तो कबीर ने कहा कि गुरु तो तुम ही बनोगे, ठीक है, ज्ञान तो तुमसे ही लेना है, ठीक। गंगा के घाट पे बनारस में रामानंद जो थे वो स्नान के लिए जा रहे थे। भोर के समय, सुबह के समय थोड़ा अंधेरा था। कबीर को पता चला कि ये वहाँ से जाते हैं, उस घाट पे स्नान करते हैं। रात का अंधेरा था और कबीर जाकर लेट गए। कबीर जाकर जब लेट गए तो रामानंद का पैर जो था वो कबीर के ऊपर रखा गया। और जब किसी जीव के ऊपर हाथ पैर रखा जाता है तो आदमी सॉरी बोलता है ना। उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने राम 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 राम
कहा, मतलब राम के नाम का जाप करने के लिए। ठीक है, तो कबीर ने पूरे जीवन पर्यंत जो है वो राम का नाम जपा है। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न होए। कबीर कितने बड़े ज्ञानी बन जाते, लेकिन एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। आपने एकलव्य की कहानी भी सुनी होगी। देखिए, जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि हम तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि मत दीजिए, बनाएंगे तो गुरु आपको ही। ठीक है, और गुरु की प्रतिमा बना के और उसका आशीर्वाद लेकर वो उस जमाने का सबसे बड़ा धनुर्धर बना, और इतना बड़ा धनुर्धर बना कि खुद द्रोणाचार्य के शिष्यों को वो टक्कर दे सकता था है? लेकिन सवाल इसी बात का ना कि गुरु बिन ज्ञान ना होए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु का होना बहुत जरूरी है। कबीर ने लिखा एक दोहे में, वो कहते थे कि काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। काशी में मेरा जन्म हुआ और रामानंद ने मुझे चेताया। चेताने का मतलब होता है ज्ञान दिया। तो जो मैंने राम के नाम को जपा है वो किसके नाम, किससे सीखा है मैंने वो राम का नाम? तो रामानंद। कहते हैं कि कबीर के राम वो नहीं है जो अयोध्या के राम है। कबीर के राम वो हैं जो निराकार है। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, जो हर जर्रे जर्रे में व्याप्त हो, जो हर कण कण में व्याप्त है राम, वो कबीर के भगवान है। कबीर ने जीवन पर्यंत किसकी उपासना करी है? राम की उपासना करी है। और किस राम की उपासना करी है? निराकार राम की उपासना करी है। इसलिए जब भक्ति शाखा की हम बात करते हैं तो उसमें जो निर्गुण शाखा है, एक सगुण है और निर्गुण है, तो कबीर निर्गुण शाखा के कवि हैं। वो गुरु के बहुत बड़े फैन हैं, गुरु का बड़ा सम्मान करते हैं। और उसके लिए भी वो एक दोहा लिखते हैं। वो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, पूरी धरती का कागज बना दो, लेखनी सब बन रहा है। लेखनी कहते हैं कलम को, जितनी भी दुनिया के पेड़ हो सबकी कलम बना दो। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करो, मसी कहते हैं इंक, सातों समुद्र की दुनिया के इंक बना लो, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु के अंदर वो गुण है जो लिखे नहीं जा सकते। मतलब ये कह रहे हैं कि गुरु अनंत है, गुरु अनंत है। ये कबीर ने अपने गुरु रामानंद के बारे में कहा। हालांकि रामानंद से एक ही चीज सीखी, राम का नाम। एक दोहे में वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए। समझ में नहीं आ रही है यार, किसके पैर लगूं? आदमी तो दो खड़े हैं। बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि गुरु तुम्हारे ऊपर मैं बलिहारी जाऊं, नौछावर हो जाऊं, जो तुमने मुझे गोविंद बता दिए, भगवान बता दिए, वरना मुझे पता क्या था कि भगवान कौन है और आदमी कौन है। तो गुरु के लिए कबीर ने लिखा। ठीक है, देखिए कबीर की बात कर रहे हैं तो कबीर की जो भाषा थी, कबीर की भाषा थी पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी, अगर ये शब्द ना हो तो उसे कहते हैं सदुकड़ी। पेपर में आता खूब नाम है, कबीर की भाषा सदुकड़ी है। सदुकड़ी का मतलब जो साधुओं की भाषा होती है वो कबीर की भाषा है, और साधु की कोई एक भाषा नहीं होती। ठीक है, कभी उन्होंने अवधी में, कभी ब्रज में, कभी मगही में, तमाम प्रकार की उन्होंने भाषाओं में, बोलियों में अपनी बात कही है कबीर ने। कहते हैं कबीर अनपढ़ थे। कबीर ने खुद लिखा एक दोहे में, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मासी कागज छुओ नहीं, मैंने अपने हाथ से कभी कागज नहीं छुआ। कलम गयो नहीं हाथ, मेरे हाथ में कभी कलम नहीं आया। इसका मतलब यह है कि कबीर ने कहा है, लिखा नहीं है कुछ भी अपने हाथ से। कबीर की वाणी को लिखा गया, कबीर की वाणी को लिखा गया। तो एक चीज और आती है, एक लेखक हुए हमारे यहाँ, उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा।
वाणी का डिक्टेटर कहा। कहते हैं कि बिल्कुल साफ कहने वाला आदमी डिक्टेटर होता, स्पष्ट कहना। उन्होंने छोड़ा किसी को नहीं है। वो कहते हैं कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तो है। मिट्टी ने कुमार से कहा कि पैरों से कुचल लिया, कुचल ले, आज तेरा दौर है कल मेरा दौर होगा, जिस दिन आएगा ना, हाँ उस दिन ऐसे कण कण में तुझे बखेर दूंगी, देखता रहिए तू। वो बताया उन्होंने अहंकार के लिए कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदा मोए। ये जो अमीर लोग हैं गरीबों को रोंद रहे हैं, है ना, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है। वो दौलतमंदों के खिलाफ उन्होंने बोला। और ऐसी बात उस जमाने में कहना हर आदमी के बस की बात नहीं थी, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था पूरी दुनिया में। अहंकार के लिए कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर है, पंछी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। अबे तेरा बड़ा होने का फायदा क्या है? कोई पक्षी की छाया, तेरी छाया में कोई पक्षी बैठ नहीं सकता, और तेरे फल किस काम के? वो कहते हैं कि तुम अमीर बन जाओगे जिस दिन, और तुम्हारी अमीरी का फायदा है ना किसी को ना मिले, तुम्हारी छाँव किसी को ना मिले, तुम्हारे फल किसी को ना मिले खाने के लिए, तो तुम्हारे अमीर होने से, बड़ा होने से लोगों को क्या फायदा होगा? आप कलेक्टर बन गए, आप बड़े अधिकारी बन गए, माँ बाप आपके गांव में आज भी उसी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, समझ में बात आई? तो तुम्हारे बड़े होने का उन्हें क्या फ़ायदा मिला, है ना? कोई तुमसे किसी बात के लिए कोई रिक्वेस्ट करता और तुम जो है उसकी रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार करते, तो तुम्हारा बड़ा होने का क्या फ़ायदा? कबीर ने बख्शा नहीं किसी को, क्योंकि जो देखा कबीर ने उस पर बेबाक होकर अपनी बात कही। कबीर कहते हैं कि मंदिर पूजूं, मस्जिद पूजूं, पूजू जाए पहाड़, और मैं उसको क्यों ना पूजूं जिसका पिसा खाए संसार। आज को ये बात कह दे, कबीर पर 100 मुकदमे हो जाते, सोशल मीडिया पर ना हो जाते, है ना? लेकिन कबीर ने जो कहा, लोगों ने समझा भी उस बात को। कबीर ने इन सब बातों को, कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, तो कबीर ने इन सब बातों को लिखा है साखी सबद रमैनी में। तो कबीर की जो रचनाएं हैं ना, कबीर की जो रचनाएं हैं वो वैसे 3 है, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी, ये 3 रचनाएं हैं कबीर की। इन तीनों को एक जगह लिखा गया, और उस ग्रंथ का नाम बना क्या? बोलो, बीजक। इस बीजक का संग्रह किसने करा? कलेक्शन। बीजक में तीनों चीजों को लिखा गया, उसका संग्रह करा धर्मदास ने। किसने? धर्मदास। तो ये भी याद रखें, ये बीजक आता है। बीजक किसकी रचना? कबीर की। हालांकि कबीर ने उन चीज़ों को लिखा नहीं है, इसको संग्रह करने का काम धर्मदास ने करा। और कबीर की समाधि कहाँ है? कबीर की समाधि है मगहर में, और हमारे यूपी में मगहर महोत्सव होता है हर साल। और वो जिला कौन सा है? संत कबीर नगर। लो जी, अगर कबीर के बारे में इतना जान लोगे तो पेपर में सवाल आ जाएगा। कबीर की एक बहुत अच्छी सुंदर बात थी, कबीर के मानने वाले बहुत लोग हुए, कबीर पंथी कहलाए। वो कबीर की विचारधारा को अपनाने वाले लोग कबीर पंथी कहलाए। उस जमाने में एक बात चलती थी कि अगर बनारस में मरोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे, और अगर मगहर में मरोगे तो सीधे नरक जाओगे। ऐसा लग रहा है 2 फ्लाइटें हैं, एक सीधी बनारस से स्वर्ग जा रही है और एक सीधी मगहर से नरक जा रही है। कबीर जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा अब ना मुझे तुम ना मगहर छोड़ आओ। तो उनके शिष्यों को लगा कि गुरु पगला गए हैं, बुढ़ापे में मगहर जा रहे हैं, वहीं अंतिम समय बिताएंगे फिर। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो ज्ञानी आदमी हो, आपको तो सब कुछ पता है, और आपको ये भी पता है कि
बनारस में मरकर स्वर्ग मिलता है और मगहर में मिलकर नरक मिलता है, तो फिर आप नगर में अपना जीवन क्यों त्यागना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा, अगर बनारस में मरकर सीधे स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरकर नरक मिलता है, तो मैंने पूरे जीवन जो राम के नाम को जपा है उसका फायदा क्या है? क्या स्थान विशेष है स्वर्ग और नरक के लिए, या इंसान के कर्म विशेष होते हैं स्वर्ग और नरक के लिए? खुद कबीर ने इस मिथक को तोड़ा, खुद कबीर ने इस मिथक को तोड़ा और कहा कि मैं मगहर जाना चाहता हूं। वो मगहर में उनकी डेथ हुई। कहते हैं कि जब किसी पॉपुलर आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो उसे 1000 लोग अपनाते हैं। हिंदुओं ने कहा कि नहीं नहीं ये हमारे हैं, मुस्लिमों ने कहा नहीं नहीं ये तो हमारे हैं। तमाम लोग उनको अपनाने लगे और कहने लगे हम ऐसा संस्कार करेंगे, हम इनका अपने तरीके से संस्कार करेंगे। कहते हैं मगहर के चौक पर जहाँ कबीर की अंतिम यात्रा थी, जहाँ बॉडी रखी हुई थी, जब कफन हटा कर देखा तो वहाँ चमेली के कुछ सुंदर से फूल खिले हुए थे। पंथों के झगड़े को खत्म कर रहा इस तरह से कबीर ने। तो कबीर भारतीय हिंदी जगत के बहुत बड़े लेखक तो हैं ही हैं, वो एक वास्तविक जो ज्ञान है दुनिया में उस पर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। ढोंग के खिलाफ उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, ढोंग के खिलाफ। जो ढोंग होता ना, है ना, जो ढोंग होता है। ठीक, चलिए भाई, कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, है ना, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कह रहे हैं जिंदगी में 108 दानों की माला पकड़ ली और पूरा जीवन माला को रटा, माला फेरत जुग गया, पूरा जीवन माला फेरने में बिता दिया, है ना। फिरा ना मन का फेर, मन में कपट अब भी है, वो नहीं बदला। तो कबीर कह रहे हैं कि भैया ये कर का मन का डार दे, हाथ में जो मनके की माला इसे रख दे एक तरफ को, मन का फेर। अगर बदलना है तो अपने मन को बदल। और यही चीजें होती हैं, ढोंग इसी का नाम होता है कि लोग दिखने में आपको कुछ और दिखाई दे रहे हैं और उनके अंदर कुछ और चल लिया होता है। ठीक है, चलिए भाई, एक क्वेश्चन अगला इसके बाद कह रहा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो जानते होंगे विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है भाई? विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, एमजे अकबर। 4 नाम है। इस नाम से आप परिचित होंगे तो पुस्तक और लेखक ना हमारा एक टॉपिक भी है। इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं उनको हम लोग जो है देखेंगे। 5 किताबें मैं लिख रहा हूँ। ये तो मैंने इधर लिख दी, देखो पुस्तक, और ये हो गए लेखक। मैं आपको वो किताबें बताने की कोशिश करता हूँ जिनकी परसेंटेज जो है आने की संभावना जिसकी ज़्यादा हो। ठीक है, तो एक किताब लिखी गई द गोल्डन गेट। द गोल्डन, लो जी, गोल्डन गेट भैया, सोने का दरवाजा उसी आदमी का होगा जो सेठ होगा, है ना, विक्रम सेठ। तो गोल्डन गेट किसका होगा बताओ? सेठ का। कौन से सेठ का? विक्रम सेठ। एक लिखा हुआ है ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय। इस किताब को भी लिखा है किसने? विक्रम सेठ ने। एक किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और यह भी किताब बहुत बार आती है। किसने लिखा इसको? अरुंधति राय।
अरुंधति राय। ये किताब है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। गांधी ए लाइफ 3 कैंपेन्स इन 3 कैंपेन्स। इस किताब को लिखा है MJ अकबर ने। इस किताब में वो महात्मा गांधी के 3 आंदोलनों की बात करते हैं जो गांधी को गांधी बनाने का काम करते हैं। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और एक भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 कैंपेन हैं उनके जो महात्मा गांधी को गांधी बनाने का काम करते हैं। ठीक है। एक किताब है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, इसे हिंदी में कहते हैं आग की उड़ान। मिसाइलें उड़ रही हैं, नहीं उड़ रही हवा में, वो आग ही तो है, जहां गिर गई वहां खाक कर देती है। ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर, आग की उड़ान को लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते हैं, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत के डिफेंस को मजबूत जो आधार देने का काम करा है वो APJ अब्दुल कलाम ने करा है। आपको पता होगा कि वो अविवाहित थे APJ अब्दुल कलाम, और पूरा जीवन जो है वो देश को उन्होंने समर्पित कर दिया। ये अपने आप को समाज के लिए, सोसाइटी के लिए समर्पित कर देना ही ऋषि कहलाता है। हमारी बच्ची है छोटी, तो छोटे छोटे बच्चों को ना स्कूलों में सिखाते हैं कि ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बनाया वो बनाया, मोटी मोटी बातें उन्हें बताते हैं। तो वो एक दिन हिंदी पढ़ रही थी, तो उसने कहा कि एक शब्द आया हिंदी में ऋषि। तो उसने पूछा कि ऋषि क्या है, तो वो उसे ऋषि समझ में ना आए, ऋषि क्या है ना। तो उसने मुझसे पूछने लगी पापा ऋषि क्या है। अब मैं उसे कैसे बताऊं ऋषि क्या है ना। तो मैंने जो है मैंने एक फ़ोटो दिखाया APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है। तो कह रही अच्छा ये ऋषि है ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना के हमें दी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना के खुद नहीं रखी, मतलब हमें दी है। और जो समाज के लिए बहुत सारे इन्वेंशन करता देता है वही तो ऋषि है। अरे जो समाज को नया आईना दिखाता है, समाज को नई दिशा देता है, वो कौन है फिर? वो ऋषि है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे कलाम साहब हों या और जितने भी महान भारत में साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पूरा जीवन जो है देश के लिए दे दिया, समाज के लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। ये तप नहीं तो और क्या है भाई, ये तपस्या नहीं है तो और क्या है ना। वतन के नाम पर हंसते हंसते वो लोग जो है अपने प्राणों का बलिदान दे गए, शहीद हो गए, देश के लिए, हमारे लिए दे गए। वो हमारे लिए ऋषि से कम थोड़ी ना है जो हमारे क्रांतिकारी हुए। तो इसलिए याद रखो, ये किताब है द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, ए सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कह रहे हैं गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर, 24 की किताब है, अभी की किताब है ये। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगले सवाल की हम बात करें तो कह रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। ये मैंने इतना आराम से सवाल पूछ लिया, इतना हल्का सवाल पूछ लिया जो कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा क्योंकि मैं इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूँ। पहले तो बताओ कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को। ठीक है। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस, ये दिवस कब मनाया जाता है?
तो दिवस हर साल मनाया जाता भैया 5 जून को। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? प्रथम बार मनाया गया कब? तो ये मनाया गया 1973 में। 72 में घोषित हुआ था कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया करेंगे, और 73 में ये पहली बार मनाया गया था। देखिए 2024 में इसकी थीम क्या है? अब 2024 में मनाया गया है, तो अब कभी कभी थीम वाले सवाल आ जाते हैं। थीम वाले सवाल तो 2024 में इसकी थीम है भूमि बहाली, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, और सूखे से निपटने की क्षमता, ये इस बार की थीम है। कभी कभी पेपर में ना थीम वगैरह पूछ ली जाती है, और नहीं तो आपको पता है कि हमारे कोर्स में एएसआई में डे भी है, दिवस है नहीं है, तो दिवस की भी बात आ जाती। दिवस की बात नहीं आती तो दिवस से कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता पहली बार कब मनाया गया था। अब जैसे ही सवाल आता ना पहली बार कब मनाया गया था, हम इस बार का भूल जाते हैं कि अब का जन कब मना लिया, क्योंकि हमें पहला वाला भी याद नहीं होता। तो 5 जून 1973 को पहली बार मनाया गया। अब की बार 5 जून 2024 को मनाया गया, और थीम उसकी ये है। एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए पीछे का, इन दिवस को मनाने के पीछे का एक तर्क होता है कि लोगों को बार बार वो चीज़ याद दिलाया जाए जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनको याद दिलाई जाए कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप रह रहे हैं ना, इस इन्वायरमेंट को क्लीन करने की जिम्मेदारी, सेफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया? बहुत कुछ दिया। जब प्रकृति खुद देती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप प्रकृति से छीनते हैं तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। तो ये है कि इस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, इसमें सांस लेते हैं, इसमें जीवन जी रहे हैं, तो इसके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो किसकी होनी चाहिए? हमारी जिम्मेदारी हो। अब जैसे तुमने देखा होगा कि पॉलीथीन जो है भयंकर प्रकार का कचरा पैदा करती है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं कभी अब मार्केट जाता हूँ, जैसा सामान होता वैसे ही थैला लेकर जाता हूँ मैं। तो मैं एक दुकान पर सामान लेकर आया तो उन्होंने पॉलीथीन में पैक कर दिया वो। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल पॉलीथीन रहने दो, मुझे तुम सामान दे दो। काहे में ले जाओगे? मैंने कि मेरी जेब में थैला है। तो मैंने वो थैला उन्हें दिया, उसमें सामान रखा, मैं ले आया। इस समय ये नहीं कह रहा कि मैं इन्वायरमेंट के, हाँ मतलब मैं ज़्यादा सुधारवादी हो गया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर हम छोटे छोटे काम अपनी तरफ से करें, छोटे छोटे प्रयास करें, और हर आदमी इन छोटे छोटे प्रयासों को करे, तो कितने % ये प्रदूषण कम हो सकता है? कितने % ये प्रदूषण कम हो सकता है? एक दिन मैं गया तो वो दुकान पे व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने सामान मेरी तरफ को जो काउंटर पर सरका दिया। तो उन्होंने कहा थैली में दे दो भैया इन्हें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये थैला लेकर आते हैं, ठीक है, ये अपना सामान भरने के लिए कपड़े का थैला लेकर आते हैं। उसने 2 बार मेरी तरफ देखा। अच्छा, उसे कुछ तो लगा होगा कि काम गलत है या सही है। और हो सकता है ऐसे लोगों का, एक दूसरे का देख के भी अगर हम सीखें तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ जिम्मेदारियां 100% पूरी नहीं हो सकती, तो 1% तो पूरी हो सकती हैं। इसलिए वहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, वरना इन चीज़ों से, हाँ इन चीज़ों से छुटकारा पाएँ, और लोगों से भी कहें कि वो छोड़ें इसको। भैया देखो ये इन्वायरमेंट है, अगर ये ख़राब हो गया ना तो दुनिया का, हाँ कितना बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, आपको और मुझे नहीं बचा सकता। इस प्रदूषण की गंदगी में
मैं और आप ही चपेट में नहीं आएंगे, सभी चपेट में आएंगे, क्योंकि वायरस जो होता है वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता कि कोविड वायरस है उसका मुसेरा भैया है ना जी। वो जिसे लिपटेगा लिपटेगा ही, फिर वो ना बड़े को देखा ना छोटे को देखा। चलिए, तो जिम्मेदारियां होती हैं। कहते हैं देखिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो फिर नौकरी कैसे करेंगे? भाई नौकरी में सबसे पहली चीज क्या है? जिम्मेदारी लेना सीखो आप। अगर एएसआई बनोगे, किसी विभाग में आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो उसे निभाना सीखना पड़ेगा ना फिर। चलिए, कह रहे हैं एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाए हैं? उसमें ऑप्शन स्मृति मंधाना भी है, मिताली राज भी है, पुरानी खिलाड़ी हैं वो, पूनम राउत का नाम आता है और हरमनप्रीत कौर का नाम आता है। तो क्या सही आंसर होगा? एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो उनमें रिकॉर्ड अभी टूटा है भैया वो, इसलिए करंट अफेयर्स का भी सवाल है। पहले नंबर पर पहुंच गई है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के वनडे शतक हो गए हैं 8। अच्छा, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? किसका? मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मिताली राज के शतक हैं 7 शतक मिताली राज के हैं। और हरमनप्रीत कौर के वनडे क्रिकेट में 5 शतक है। तो सवाल ये बनेगा कि भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा वनडे में शतक बनाए हैं? इनके नाम एक और रिकॉर्ड बना है। एक दिवसीय में लगातार 2 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। एक दिवसीय क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी। उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने वनडे क्रिकेट में 2 शतक लगातार बनाए हैं। तो भी नाम स्मृति मंधाना का। अच्छा, सवाल यह है कि वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाली महिला वर्ल्ड लेवल पर, पूरी दुनिया में मतलब, तो एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी। तो उनके शतक हैं 15। नाम है मैग लेनिंग, ऑस्ट्रेलिया की हैं वो। क्या नाम है? मैग लेनिंग। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और 15 शतक उनके नाम है। कितने हैं? तो वनडे क्रिकेट में
सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भारत की तरफ से जिसके नाम है उनका नाम है मिताली राज हो गया है, और सॉरी स्मृति मंदाना नाम हो गया है। मिताली का रिकॉर्ड टूट गया है। और वर्ल्ड में मैग लेनिंग का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, उनके शतक कितने हैं भैया? तो ऐसे सवाल ना आपको पेपर में चिपके हुए मिलते हैं फिर, और यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सब अच्छे सवाल होते हैं, सब शुद्ध सवाल हैं जिनके आने की संभावना है, जिनके आने की पूरी संभावना है ऐसे सवालों की। तो अगर आप लोग नोट डाउन कर चुके हो तो हटा दें इसको। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कुछ इस तरह से है, संस्कृत को राजभाषा का दर्जा देने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ठीक है, तो संस्कृत को राजभाषा के रूप में जिसने अपनाया वो एकमात्र स्टेट कौन सा हमारा? तो वो उत्तराखंड है। तो पहले तो चूंकि यूपी का पेपर है तो यूपी के हिसाब से भी देख लें भाई। उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं दो हैं। उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं कितनी हैं भैया? ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं। पहली कौन सी है? हिंदी। और बेटा दूसरी कौन सी है? बोलो। उर्दू यूपी में। और उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। एक तो यूपी के बारे में याद रखो, और एक देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजभाषाएं, तो बेटा उत्तराखंड की राजभाषाएं भी कितनी है? पहली उनकी हिंदी और दूसरी है उनकी संस्कृत। उत्तराखंड ने संस्कृत को राजभाषा कब बनाया था? 2010 में। और एकमात्र स्टेट है हमारा, एकमात्र राज्य है हमारा जिसने संस्कृत को राजभाषा बनाया है। भारत में कितनी राजभाषाएं हैं? बोलो। भारत के अंदर राजभाषाओं की संख्या कितनी है? 22। अरे बड़ा टेंशन में हो भाई। अरे 22 ही है। शुरू में 14 थी, फिर एक जुड़ी सिंधी 15 हो गई, उसके बाद में 3 जुड़ी 18 हो गई, बाद में फिर 4 जुड़ी तो 22 हो गई। 22 राजभाषाएं हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद अच्छी किस्म का है, किफायती किस्म का है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है। बताइए किसके लिए इको मार्क लगाया जाएगा? बोलो। तो जो चीजें पर्यावरण के अनुकूल होती हैं उन पर कौन सा मार्क लगता है? इको मार्क। इको मार्क का मतलब होता है पर्यावरण के प्रति अनुकूल। इसका मतलब ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी और मिट्टी में मिल जाएंगी, वो बायोडिग्रेडेबल है। इको मार्क। इको मार्क। कुछ चीज़ें आपने नाम सुनी होंगी इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली वस्तुओं पर ही इको मार्क होता है। इको फ्रेंडली वस्तुओं पर क्या होता है? इको मार्क होता है। तो अब मेरे दो एक सवाल हैं, इनका जवाब आपको देना है। इको मार्क, अब मैं कुछ बात आपसे पूछना चाहता हूं इसके संबंध में कि जो इको मार्क है ना, इको मार्क को कब शुरू किया गया था? ये चिन्ह कब आया था? 1991 में। याद रखना 91 में। अच्छा बताओ इको मार्क जो है वो किस संस्था ने लॉन्च करा था इसको? तो इसको लॉन्च करा था भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो इसके द्वारा जारी हुआ था।
कहते हैं इको मार्क में कुल फिलहाल अब तक कितने उत्पाद शामिल हो चुके हैं, इसके अंदर कितने उत्पाद आते हैं, तो वो आते हैं बेटा 17 उत्पाद जो वो इको मार्क के अंतर्गत आते हैं। अच्छा बताइए इको मार्क का प्रतीक क्या है? भैया मिट्टी का घड़ा। अच्छा मिट्टी का घड़ा ऑप्शन ना हो, कलश हो तो एक ही बात है। और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नहीं होते, वो सब उसी में मिल जाएंगे। एक दौर था जब मिट्टी के बर्तनों में हम खाना पकाते थे और खाते भी थे, है, और उनका स्वाद अपने आप में अलग था। हांडी की दाल में और कुकर की दाल में फर्क होता नहीं होता। ऐसी मिट्टी के बर्तन में लोग खाना खाते थे, पत्तल पे खाना खाते थे, है ना। पत्तल भी तो बायोडिग्रेडेबल है, पत्ते से बनी है, बाद में फेंक देंगे गल जाएगी, सड़ जाएगी। इनके स्वाद अपने अलग होते हैं और इनमें झूठन भी नहीं होती। अब प्लेट आ गई ना वो परमानेंट वाली, तो वो जो बेचारा साफ करने वाला होता शुरू में साफ करके रखता है एकदम, 600 प्लेट है, और जब भीड़ आती है ना 800 की 1200 की प्लेट है खत्म, फिर लोग कह रहे प्लेट लाओ, तो वो जो तुमने खाना खा के फेंक दी प्लेट, डाल दी, उठा के लेकर जाएगा, उसे साफ करेगा, जल्दी जल्दी साफ कर दिया, और आप भी जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ प्लेट साफ हुई भी है, फिर भी भूख लग रही होती, छोड़ो मेरे को यार इन सब बातों, खाओ, है ना। खाने पे कंसंट्रेशन बनाओ भाई। पत्तल में खाते थे, ढवरिया होती थी, ढवरिया कहते थे उसको, है ना, उसमें उड़द चावल वगैरह वगैरह खाते थे, हर आदमी की अपनी अलग थी। चलिए भाई, हाँ जी, एक चीज और है, देखिए यह है पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है, उत्पादों को दिया जाता है, तो इको मार्क उस पर लगा हुआ होगा जो चीजें पर्यावरण के अनुकूल है। 1991 में भारतीय मानक ब्यूरो ने इसको शुरू करा था, ठीक है। 17 उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं। मिट्टी का घड़ा या कलश जो इसका प्रतीक है। दो बातें और समझिए, एक नाम सुना होगा एग मार्क। एग मार्क की मोहर कहां लगी हुई होती है, तो होती कृषि उत्पाद। कृषि, जो चीज खेती से बनी है, एग्रीकल्चर से प्राप्त हुई है आपको, उसके ऊपर मोहर कौन सी होगी? एग मार्क की। तो एग मार्क में अंडे नहीं है, कभी एग मार्क सोच रहे हो अंडों की मोहर है, तो कृषि उत्पादों की मोहर। एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क, ठीक है। और एक का नाम आपने सुना होगा हॉल मार्क। हॉल मार्क, तो हॉल मार्क की मोहर कहां लगी हुई होती है भैया? बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु। अब बहुमूल्य धातु में भैया है ना सोना वगैरह आ जाएगा, तो बहुमूल्य धातु आभूषण, आभूषण वो नहीं होता कैरेट में, सोना कैरेट में बिकता है, तो अब उसमें ना एक उल्टा त्रिभुज बना हुआ होता है और उसमें नंबर पड़े हुए होते हैं, उससे पता चलता है उस मोहर से कि वो जो आभूषण आप खरीद रहे हो वो कितने कैरेट का है। तो सोने की शुद्धता का मापक क्या है? कैरेट। और कैरेट की पहचान के लिए क्या लगाते हैं? हॉलमार्क, ठीक है। चलो भाई।